हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। इस्लामाबाद में शहरियों के अगवा और कत्ल का सिलसिला रुक ना सका। रेड जोन के करीब पॉश सेक्टर F6 से शहरी का अगवा और केपी में लर्जा खेज कत्ल। 15 पर बरवक्त कॉल पर पुलिस शहरी को बचाने ना पहुंची। शहर भर में दर्जनों पुलिस नाके और CCTV कैमरे अवाम की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो गए। पुलिस की खराब कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए। इस हौलनाक कत्ल के बाद किसी पुलिस अफसर को मुअत्तल या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसके अलावा इस्लामाबाद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट कई साल गुजरने के बावजूद भी गैर फाल। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के दौर में इस्लामाबाद महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट में क्या करप्शन हुई थी, इस स्कैंडल की तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ। जबकि दूसरी तरफ सखर की बदकिस्मत नौजवान लड़की गुलान भारो ने कत्ल होने के डर से थाने में पनाह ली, लेकिन अदालत पेशी के मौके पर गैरत के नाम पर कत्ल हो गई। पुलिस क्यों तहफ़्फ़ुज़ ना दे सकी? इन दोनों अहम इशूज पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू CDA की नाअहली का बड़ा सबूत। होटल की जगह फ्लैट्स बन गए, लोग खरीदते रहे। 12 साल बाद एक बार फिर तनाज़ा सामने आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू प्रोजेक्ट के किसने गैर कानूनी मंजूरी दी? कौन कौन इस मेगा स्कैंडल में शामिल रहा? स्कैंडल की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आने वाली मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 28वीं तरमीम के मामले पर नाराज, पार्लियामेंट का इजलास बुलाने से इनकार। क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस अहम मामले पर दूरियां बढ़ सकती हैं? दूसरी तरफ बानी PTI को कोई रिलीफ ना मिल सका। अदालत ने जेल से मुतल्लिक दरख्वास्तों को गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अलीमा खान ने तमाम अरकान असेंबली को अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत कर दी। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको अपडेट करते चले कि ईरान US जंग का जो सीज फायर था, जिसको एक एक्सटेंडेड सीज फायर आप समझ ले, उसमें ऐसा लगता है कि एक एस्केलेशन नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब ये सीज फायर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शायद जंग जो है वो दोबारा शुरू हो रही है, क्योंकि कल का दिन जो है वो कुछ खास अच्छा नहीं था। ईरान की तरफ से कुछ अटैक्स किए गए जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस में थे, और उसका उन्होंने बाकायदा स्टेट TV पे जो है उसका एतराफ भी किया। IRGC ने उसको अनाउंस भी किया, क्लेम भी किया। लेकिन UAE पे भी कुछ अटैक्स हुए। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन जो है वो लॉन्च किए गए फ्रॉम ईरान। वैसे तो इंटरसेप्ट कर लिया गया इनको और कोई नुकसान भी ना हुआ, लेकिन ये एक एस्केलेशन जो है वो नजर आ रही है और UAE की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो इसको कंफर्म किया है। तो मामला एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं और ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका विजिट भी है चाइना का, और 14-15 को ट्रंप का विजिट भी है जो कि काफी टाइम से लाइंड अप है, वो भी चाइना का विजिट है। लेट्स सी ये मामला जो है वो किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस अपडेट के बाद हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के हवाले से, और एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट नजर आया। और यह अनफॉर्चुनेट इवेंट इसलिए था क्योंकि एक तो ये कि सबसे पॉश इलाके में हुआ क्लासरा साहब, और F6 जो सबसे ना सिर्फ मोस्ट पॉश और एक्सपेंसिव इलाका है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, रेड जोन के बहुत करीब है, बहुत हैवी मॉनिटरिंग वहाँ पे होती है। वहाँ से इस तरह से अगवा का वाक़या और फिर सवाबी जाके जो है वो उस बंदे की बॉडी मिलती है। फ़ारूक अफजल इसका नाम बताया जाता है, 30-31 साल के ये हैं, और इनकी बॉडी जो है वो सवाबी इससे मिली है। क्या कहेंगे आप? बॉडी मेरा ख्याल मर्दान से मिली है। अच्छा, सवाबी से कुछ और लिंक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आज की मेन स्टोरी रखने के पीछे कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। दोबारा गल्फ स्टेट्स हमें लग रहा है कि शायद वो जंग की तरफ जा रही हैं, जा सकती हैं, लेकिन हमने फिर भी इस स्टोरी को पिक करना मुनासिब समझा है कि एक तो दुनिया भर में जब आपके कैपिटल में, और वो भी इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में, इस तरह का क्राइम हो जिस तरह का किया गया, जिसकी शॉकिंग आपको मैं बोन चिलिंग डिटेल्स अभी बताऊंगा मैं, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि आपको मीडिया को उस स्टोरी को फोकस करनी चाहिए। दुनिया भर में क्राइम की स्टोरी हमेशा बड़ी स्टोरी समझी जाती है, हमारे यहाँ इन चीज़ों को बड़ा नहीं समझा जाता, इनको चलाया भी आखिर पे जाता होता है, वो खबरनामे में चलाएं, अखबारों में चलाएं, चीज़ों में। अब होता ये है कि जनाब कि अभी पहले इसका ये बता दें कि 2-3 रात पहले 12:30 बजे के करीब एक कॉल जाती है 51 को जाती है इस्लामाबाद के। उसमें एक वहाँ पे ये खतून ये बता दें कि हमारे हमसाया में एक इस वक्त एक किडनैपिंग की वारदात इज़ इन प्रोग्रेस। अच्छा, वो आप फौरी तौर पर कोई पुलिस भेजें या अलर्ट हों। हुआ ये कि जनाब के 3 लोग आए हैं और बेसिकली वो ऐसे सवात से आए थे, देवर हेल्ड किलर्स,
और उन्होंने यहाँ पे जो आप बता रही हैं कि F61 में उन्होंने एक घर में जाकर एक नौजवान जो है 30 से कोई 31 साल का, जब वो गाड़ी से उतर के घर जाने लगा, दरवाज़ा गेट खोलने लगा, तो उस वक्त उन्होंने उसको किडनैप करने की कोशिश की। उसने रजिस्ट किया, आवाज़ किया, शोर किया, तो उसके वालिदैन बाहर निकले, मोहल्ले वाले भी बाहर निकले, तो उस पर उन्होंने जो आए हुए थे उठाने के लिए उन्होंने फायरिंग की। अच्छा। जिसके बाद साफ ज़ाहिर है वो हट गए, जो भी डर के मारे उन्होंने उनको डाला, गाड़ी में डाला और डाल के वो निकल गए। अब पुलिस को जाती है कॉल 15 पे, उसी वक्त ही गई, इसी लम्हे। अब वो मोटरवे से निकले हैं, यहाँ से गए हैं, यहाँ से F61 से आपको मोटरवे तक पहुँचने तक, पेशावर के उस तक उधर उस ये मर्दान सवाबी की तरफ जाने के लिए आपको कम से कम, मैं रात का टाइम भी हो तो 15 मिनट आपको लगते हैं। शहर में 10 चौके हैं यहाँ पे, शहर में बहुत कुछ ये है। तो जनाब कोई किसी ने पुलिस कोई अलर्ट नहीं हुई और ये पूरी रात गुजर गई। अगले दिन जो मुझे पता चला, मेरे को ज़राए ने बताया, पुलिस के जो चीफ हैं इस्लामाबाद में, उनको सिफारिश करवाई है वालिदैन ने कि रात इस तरह वाक़या हुआ है, तो या जनाब अभी तक कोई तफ्तीश नहीं हो रही, कुछ करें। जब उनके नॉलेज में आई है, पुलिस के बॉस के नॉलेज में आई है, तो उन्होंने कुछ लोगों के जिम्मे लगाया कि आप ज़रा इसको देखें। उन्होंने फिर उसके बाद ट्रेस करना शुरू किया, अभी किधर आए, कहाँ गए, कैसे गए, और उसके करने के बाद मुख्तसरन ये है कि उनकी बॉडी जो है वो वहाँ से ये आपको ये इस सवाबी के पुल के नीचे से मिली है, उस लड़के की जो लाश थी वहाँ से मिली है और पुलिस ले आई है। लेटर ऑन कोई उसी दिन शाम तक या अगले दिन उन्होंने कोई 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें एक लड़की है 19 साल वो है, और एक कांस्टेबल है सवात का, और उसका बाप जो है सर्विंग DSP है इस वक्त इसमें, ये खैबर पख्तूनख्वा में। इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। अब इसको पहले तो ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है, क्यों, व्हाट इट हैपेंड। फिर हम आएंगे कि इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी देखें, और थोड़ा सा मैं जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, मतलब लाखों भी रुपीस नहीं लगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। 120 से 150 मिलियन डॉलर आपने चैनी कर्जा लेके सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे। ये जो सेफ सिटी है 120 से 150 मिलियन डॉलर का रहमान मलिक साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी दौर में बाकायदा कर्जा लिया गया था, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिए थे। बड़ी लंबी कहानी, स्कैंडल था अपने दौर का, जिसको मैंने भी रिपोर्ट किया है बहुत सारा, जब अखबार में भी थे और बाद में टीवी पे भी हमने किया हुआ है। अब ये हुआ जनाब कि इसमें 3 नौजवान थे, पैसा मनी इज ए फैक्टर, तो 3 थे इसमें। तो वो लड़की जो थी उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी, तो उनकी उन 3 लड़कों के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ, और बाद में एट सम स्टेज उस लड़की ने उन तीनों के साथ उसका जो भी था उनके रिलेशनशिप थे, उसने फिर उनमें से एक को कहा जी मुझसे आप शादी करें। ही रिफ्यूज्ड। अच्छा। नहीं जी वो तो नहीं करना का, मतलब जो सर्कमस्टांसेस चल रहे थे। लड़की, मुझे ये बताया गया है कि कुछ दिन पहले वो इनके घर भी गई थी, वहाँ पर इनके जहाँ पे F61 में वहाँ पे वो गई भी थी वो, तो उसको खैर वो उनको मुलाकात हुई या जो भी हुआ व्हाटएवर, उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देन अकॉर्डिंग टू ज़राए जो है, जो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में प्रोब किया है, तो फिर उसके बाद उसने वो जो ये सवात वाले कांस्टेबल साहब हैं, ये भी नौजवान हैं, अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हैं ये, उन्होंने इनसे रब्ता किया, उनको तैयार किया गया। उन्होंने वहाँ से 2 उन्होंने वो भेजे, उन्होंने किराए के कातिल के, वो भी नौजवान थे, वो आए हैं और इस लड़की के साथ F11 में इनका फ्लैट है, इनके साथ वो आके रहे हैं। इन्होंने उनको लोकेशन दी है, सारा कुछ बताया कि कहाँ है, किधर है, सो दे केम और वहाँ पे रहे हैं। और उन्होंने जब रात को अगवा करके गए हैं, तो फिर ये रात के 2 बजे ये लड़की जो है, इन्होंने इन ड्राइव के जरिए सवात भी गई हैं ये। अच्छा। वहाँ पर, क्योंकि सवात में ही ले जाने का प्लान था कि कांस्टेबल सब सवात में थे कि वहीं पे टॉर्चर करेंगे, वो करेंगे, व्हाटएवर जो भी करेंगे, तो उसने भी जाना था। रास्ते में जब फिर कोई उसने रेजिस्ट किया है, व्हाटएवर डेट जब उन्होंने कहा एलिमिनेट करने का, तो ही वाज किल्ड ऑन हिज वे टू सवात, और उसको कत्ल करने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी जो है वो उसके मोटरवे के नीचे, पुल के नीचे, वहाँ पे उन्होंने मर्दान में जो है उन्होंने नीचे फेंक दी। जो बाद मर्दान की पुलिस को पता चला, इधर से इन्होंने रब्ता किया, जब सिफारिश वगैरह लगी तो फिर सारी ये हुई। ये तो वहाँ तक चैप्टर में रुक। अब गिरफ्तार हैं वो कांस्टेबल भी गिरफ्तार है और वो लड़की भी गिरफ्तार है। अब इसको एक मिनट, अच्छा मैं इसमें जो है चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी, जाहिर है अभी तक कंफर्म न्यूज, बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं, कोई कंफर्म न्यूज अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि ये शायद ब्लैकमेलिंग का भी केस था, क्योंकि जो लड़का जो है वो शायद उसकी प्राइवेट वीडियोज या फोटोज जो है वो उससे धमकी दे, ऐसे नहीं है, मैंने पढ़ी है वो। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे वर्जन्स जो है वो, लेकिन मेरी बड़े जो अब ये बात मैं आपको पता टीवी पे कहूंगा तो मैं बड़ा इसको ऑथेंटिक इसको करके कहूंगा
करूंगा, तो लिहाजा ऐसे नहीं है। ब्लैकमेलिंग का इसमें कोई आंसर नहीं था, बल्कि वो लड़की उसको स्ट्रेस कर रही थी कि आप उनमें से तीनों में से कोई एक मुझसे शादी करे। जो तीनों सारे इकट्ठे होते थे, तीनों चारों जो हैं, तो वो एंगल जो है ना वो नहीं है। वो जो खैर अपने अपने वो दे रहे। मेरा बड़ा मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बड़ा इसको ऑथेंटिक करके मैं बता रहा हूँ मैं कि दिस वाज द होल सिचुएशन। वो जो विक्टिम है वो नहीं ब्लैकमेल कर रहा था, वो शादी के लिए वो लड़की जो कह रही थी, जिस पे वो नहीं मान रहा था। वो इसलिए नहीं मान रहा था, हम सारे यार दोस्त हैं वटएवर। वो खैर मैं मतलब बड़ा सेंसिटिव मामला है, फैमिलीज के लिए बड़ा इमोशनल डिस्टर्बिंग हो सकता है। सो वी आर बीइंग वेरी केयरफुल। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन मैं उसको उन फैमिलीज के एहतराम में, रिस्पेक्ट में, दे आर हार्ट साफ ज़ाहिर है कि बच्चे हैं, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें हुई हैं, ऐसी चीज़ें भी मैं सुन के बोन चिलिंग, मैंने ऐसे लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था अभी। मैं मतलब है अगर नरेट की जाए तो इट्स बोन चिलिंग डिटेल्स हैं जो पीछे कम फॉरवर्ड के, ये कैसे सब कुछ किया गया और कैसे इंतकाम लिया गया, कैसे उनको तैयार किया गया, ये अलहदा कहानी है। तो इसको छोड़ देते। अथेंटिक वही है कि लड़की ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। अच्छा, सॉरी, वो नहीं ब्लैकमेल कर रहा जो विक्टिम है, इट वाज अदर वे अराउंड के वो उसको शादी के लिए कह रही थी, जिस पे उसने समझा बिट्रेयल हुए, चीटिंग हुई, तो इंतकाम लेना। इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस्लामाबाद पे जरा। हाँ जी, आपने $150 मिलियन का हमारे लिए लोन लिया, कर्जे लिया, जिसके हम सूद दे रहे हैं 3300। इस साल हमने 3,500 अरब सूद देना है, इन्हीं कर्जों पे देना है। ये लेकर आए जनाब, लग गया। अब मुझे बताएं, आपके इन कैमरों का हमने क्या करना है? आपकी इस पुलिस का 15 का हमने अचार डालना है? आपको एक टेलीफोन जाता है, आपने क्या किया? इसके बाद अगले दिन पेरेंट्स को जाके सिफारिशें करानी पड़ी हैं। और मुल्क के वजीर दाखिला बड़े हमारे मेहरबान हैं, मतलब मादरत के साथ। अब जरा प्रायोरिटी देखें इस्लामाबाद पुलिस की। वहां पे जज साहब फैसला देते हैं कि जनाब ये लीज कैंसिल हो गई है, और एक सिंगल बेंच का है, अभी उसमें फोरम बाकी हैं। उसी रात मोहसिन नकवी साहब ने पूरे इस्लामाबाद की पुलिस इकट्ठी की, सब थानों की, और 1000-2000 के साथ वो चढ़ गए उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पे कि अभी खाली करें, अभी के अभी। ये पुलिस की जरा मैं देखो इस्तेमाल क्या हो रहा है पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का। अपनी मर्जी की उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रखी हुई है, मर्जी के आईजी रखे हुए हैं, मर्जी का चेयरमैन सीटी है, मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने अपनी मर्जी से फोर्स रखी हुई है। और यहाँ पे जहाँ पे सिटीजन की लाइफ इज इन डेंजर, आपको फोन जा रहा है, वहां पे 15 ने क्या एक्ट किया? आपको इसको रैपिड रिस्पांस फोर्स है, मतलब आपको फोन चला के फिर आप क्या करते हैं? 15 पे कॉल चलेगी, घरेलू झगड़ा तो नहीं है ना, एक किडनैपिंग हो गया, आपको पता है वो लेके जा रहे हैं, या आपको डाका मार के जा रहे हैं, किसी घर में कत्ल करके जा रहे हैं, आपको इतला मिले, तो उसके बाद पुलिस क्या करती होती है? ये क्या फिर उनके घर में जाके पहले पूछती रहती है कि हाँ जी केस की तफसील बताइए, कुछ क्या इन्होंने? और भाई आपने फौरी तौर पर अलर्ट करना होता है, कैमरे आपके पास मौजूद हैं, आप कनेक्ट करते होते हैं, कोई रैपिड रिस्पांस फोर्स होती है, कोई आपके पास कोई 2-4 गाड़ियां होती हैं, कोई आपका कोई SHO या कोई आपका वहां का कोई एक फोर्स का कोई नुमाइंदा लगाया जाता है, जिसको कनेक्ट करते होते हैं 15 को साथ आपकी पुलिस रैपिड रिस्पांस फोर्स के साथ। और जो आपका ऑपरेशनल रूम आपने बनाया हुआ है वजारत दाखिला में, सेफ सिटी का, उनको कनेक्ट किया जाता है। और ये हम सारी चीजें दुनिया में देखते हैं, क्योंकि अनहोनी चीजें नहीं है, इसलिए तो आपने वो लगाया था यहाँ पे सेफ सिटी। क्या था कि सेफ सिटी बैठ के आपको गाइड करेगा कि फलां फलां जगह से जा रहा है, फलां रोड से जा रहा है, फलां स्ट्रीट से जा रहे हैं, कैमरे उसके बाद यूज करते रहते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहे होते हैं आप, और पुलिस उनको चेज कर रही होती है। और साथ में आप जो एग्जिट होते हैं उनको अलर्ट करते होते हैं कि ये फलां नंबर की गाड़ी, ये रंग की गाड़ी, हालांकि वो बताया कि फेक नंबर था, रेंट कार ली हुई थी। भाई फेक भी होगा, फेक का नंबर तो लगा हुआ है ना, आपने तो इतनी देर में तो वो अपना नंबर नहीं उतार सकते, उतार भी ले, रंग तो वो आपके पास मौजूद है, आपने उसको चेज नहीं। तो ये पता किस काम के लिए रह गए थे सेफ सिटी? पहले इनकी तस्वीरें इन्होंने देनी शुरू कर दी थी कि कोई कपल साथ जा रहा है, ये आई थी। हाँ, ये सेफ सिटी जो है, शुरू में जो नौजवान बिठाए गए थे, कोई कपल जा रहा है, कोई फैमिली जा रही है, कोई लड़का लड़की जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेके सेफ सिटी वाले ये फिर सोशल मीडिया पर डालना शुरू हो गए थे। ये काम दिखा रहे थे आपके, जहां पे जरूरत थी आपके। अच्छा, फिर आपने M टैग लगवा लिए। अगले अगर एक रेंटे कार एक जैली नंबर के साथ अंदर आ गई और बाहर भी निकल गई है, तो ये क्या ड्रामे आपने लगाए हुए हैं? वहां पे एग्जिट है, कंट्रोल है, M टैग लग रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियों को लंबी लंबी लाइनें आपने लगाई हुई हैं। इस्लामाबाद एग्जिट से कोई भी आपका एक नाका भी नहीं है, पता है आपको, आने के लिए लगाया हुआ इन्होंने यहाँ पे, ये गोलरा पे। और भाई यहाँ से जो क्राइम करके निकल के जा रहे हैं, एक तो मोटरवेज बनने की वजह बड़ी आसानी हो गई है, आप निकलते हैं, घंटे में आते हैं इस्लामाबाद, वारदात करते हैं, बंदे मारते हैं, लूटमार की। और ये बहुत सारे, यहाँ बिलाल साकिब गैंग था बहुत बड़ा एक, उन्होंने इनको नथ डाली हुई थी पूरे इस्लामाबाद को। वो तो सोहेल जफर चट्टा साहब आए, और साथ में उनके कोई एक और आए थे, उसमें एहसन यूनुस साहब आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे उस गैंग का खात्मा किया था। वो क्या करते थे, वो वहां से चलते थे, उधर से अफगानिस्तान से रैकी की हुई होती थी, आते थे यहाँ पे डाके मार के, अल्लाह लिलान बता के आते थे, कत्ल करके जाते थे, लूट के जाते थे, पुलिस को जरूरत नहीं होती थी। मतलब
आपका कोई एग्जिट नहीं है, कोई आपको मतलब 5-1 पे दे दी गई है। इस्लामाबाद का जो वो चीफ हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब दोस्त जो हैं, वो पता है उसी दिन क्या एक्टिविटी कर रहे थे, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जाके उनकी वीडियो मैंने आज में ट्वीट भी किया, वो जाके रोड को एक्सपैंड करने को देख रहे हैं कि यहाँ से रोड कैसे एक्सपैंड होगा, इसको किसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, मार्गला को मोटरवे के साथ जरूर करें जनाब। ये जितने बार आते हैं आप क्विक होना शुरू, मुझे खुद बताया था एसएसपी ऑपरेशन ने यहाँ 3-4 साल पहले, ये बहुत बड़ी वजह उसने कहा बहुत बड़ी वजह है कि आप मोटरवेज पे कोई हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कन्वीनियंट हो गया ना कि आप सीधे आए हैं। मतलब अब मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे कि कहीं पे कढ़ाई खाते खाते बैठे हुए दिल कर गया क्या है जी, डाका मारते हैं और पहले से बंदे उन्होंने रखे हुए यहाँ पे, 1.5 घंटे में पहुंचते हैं इस्लामाबाद, ठीक आए, लूटा फूटा जो भी किया, बंदे मारे, कत्ल किए, कोई और कुछ ज्यादतियां वगैरह की, लूट के निकल गए, और 2 घंटे बाद फिर वो वही कढ़ाई, एक नई कढ़ाई खा रही है। मुझे एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद में जो माजी में थे उन्होंने खुद बताया था मोटरवे बनने से आसान नहीं होगी, लिहाजा कनेक्ट जो कर रहे हैं मार्गला को मोटरवे के साथ, अपने आप को भी जरा अपग्रेड कर लें कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो उसकी प्रायोरिटीज क्या है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पे रात के 12 बजे पूरे सोशल मीडिया पे जनाब वीडियो चल रही हैं, लाइव प्रोग्राम हो रहे हैं, डीएसएनजी पहुंच गई हैं कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पे आज हमने खाली कराना है, जो काम आपके करने का है लॉ एंड ऑर्डर का इस्लामाबाद का, जैसे आपने F61 ठीक, हाँ, इतना अगर वो यहाँ तक पहुंच गए हैं और हमारे वजीर दाखिला साहब जो रोजाना बैठ के सीटीए में वो नए नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे रहे हैं, सड़क कहाँ बनेगी, अंडरपास कहाँ बनेगा, यहाँ से वो क्या बनेगा, ओवरफ्लाई कहाँ से बनेगा, एक्सपैंड कैसे होगा, मार्गला को मोटरवे के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, शंघाई कैसे बनाएंगे, ये आपका काम है। वैसे वजारत दाखिला का ये काम है कि बैठ के इस्लामाबाद की सड़कें बनवा के दे, और रात को आपको 12 बजे वालिदैन हमसाए कॉल करेंगे हमारे बेटे को हमारे गेट से उनको किडनैप कर लिया गया है, और वो निकल जाए अगले दिन उसको सिफारिशें करवाएं और उसकी बॉडी मिले और ये कहें जी एवरीथिंग इज, मतलब ये ठीक चल रहा है जहाँ पे, ये संवाद है आपका। ठीक, अब क्योंकि आपने जो है वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का भी जिक्र कर दिया है तो मैं चाहूंगी कि हम ब्रेक शामिल कर लें, और ब्रेक के बाद जो है हम इस इशू पे भी आपसे कुछ डिटेल्स लें, क्योंकि एक अरसे आपने जो है वो इस पे रिपोर्टिंग की है, बल्कि अदालत के चक्कर भी जो है वो काट चुके हैं, चक्कर भी काट तौहीन अदालत में, मैं क्लैरिफाई कर दूं, तौहीन अदालत पे लोगों के लिए आवाज उठाने पे। तो जो है मजीद मैं डिटेल्स कुछ आपसे जानना चाहूंगी, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जो है ये 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला जो स्कैंडल है, ट्विन टावर वाला, उस पर मजीद डिटेल्स जानेंगे क्लासर साहब से। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू जो कि काफ़ी दिन से चल रहा है उस पर हम फॉलो अप करना चाहेंगे क्लासर साहब के साथ कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो ट्विन टावर वाला मामला था उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो उसको वेकेट करने से भी रोक दिया और कमेटी भी जो है वो बना दी और शायद कॉम्पनसेट करने की भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं। क्लासर साहब से ही पूछते हैं, क्लासर साहब क्या इस पे लेटेस्ट है? अब ये कुछ दिन तो मसला चलेगा, ये जब तक मेरा ख्याल अदालत में दोबारा शायद वो जाएंगे, अपील करेंगे, जो अपने आप को एग्रीड समझते हैं जो मालकान है वहाँ पे। 2-4 चीज़ें ना इसमें इंटरेस्टिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि लोगों के अभी उसमें डिबेट में नहीं है। हाँ। इंटरेस्टिंगली ये देखें, ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था 2005 में, बिल्कुल। और ये पता है उस वक्त ये ट्विन टावर्स कहाँ से मशहूर हुए थे? जब न्यूयॉर्क पे 9/11 हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में तबाही हुई, बर्बादी हुई, मुल्कों के नक्शे ही बदल गए और मतलब हजारों लोग जो है ना वो मारे गए थे। आपने ट्विन टावर्स की मंजूरी दे रहे हैं इस्लामाबाद में। न्यूयॉर्क वाले ट्विन टावर्स के हम हालात देख चुके थे कि कैसे वहाँ पे हुआ, सारी चीज़ें हुई दुनिया भर की, फिर पूरे के पूरे वही मतलब अपनी टॉल बिल्डिंग्स के हवाले से उनके फार्मूले बदल गए। खैर बना लें जी, जरूरी है जी, जहाँ इस्लामाबाद में होना चाहिए ट्विन टावर। किस जगह पे बना रहे, बना कहाँ पे रहे हैं? जो रेड जोन के ऊपर उसके दीवार के साथ बना रहे हैं, आगे रेड जोन, उससे आगे जहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव है सारा। और 9/11 को ध्यान में रखें, अफगानिस्तान में जहाँ वार एंड टेरर चल रही है सारी, अभी तो हमें थोड़ा वो लग रहा है, उस वक्त वार एंड टेरर वाज ऑन पीक। अमेरिकन यहाँ पे थे, नेटो यहाँ पे थे, बहुत बड़ा डेली बुनियादों पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अब उस वक्त आपको सिक्योरिटी चाहिए, अपने इस्लामाबाद की भी चाहिए। इस्लामाबाद पे भी अटैक्स हो रहे थे, बाद में मेरिट में भी हुआ था, याद हो अगर बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी यहाँ कैजुअल्टीज हुई थी, ब्लास्ट हुए, खुद का हमले हो रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने कहा हमने ट्विन टावर्स बनाना है। बनाना कहाँ पे, जरा जगह को देखें। और अप्रूवल देने वालों को भी मैं भी आपको बताऊंगा कि अभी उनको भी बड़ा नाम है जिन्होंने अप्रूवल दी थी, अब तक वो नाम सामने नहीं आया। उन्होंने जनाब डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ वाली जगह चुनी और जनाब 20-25 हम 44 तक भी लेकर जाएंगे, होटल बनाएंगे पहले।
हाँ, और भाई होटल किस जगह पे आप बना रहे हो? अक्ल समझ की बात है कि आपको नहीं पता किस जगह होटल है। होटल में तो दुनिया भर के लोग आते हैं। ज्यादा खतरनाक वाली बात है, चले आप इसमें वो बनाते अपार्टमेंट बनाते, अभी भी ठीक था कि हर एक बंदे के कवायद को चेक किया जा सकता है कि कौन ले रहा है, कौन कहाँ से किधर से है, अभी भी वो सेफ है। अगर आप यहाँ अपार्टमेंट बन रहे तो अभी भी कंपैरेटिवली मुझसे पूछे ना, सेफ था। होटल तो दुनिया भर से, कहीं से, पाकिस्तान से, किसी इलाके से कोई बंदा आके ठहर सकता है। अभी क्या हुआ है वहां पे, ये जो उन पे सदर ट्रंप पे जो अटैक हुआ है और जिसने वहां पे बुकिंग करवाई थी, उसने कैसे किया है? अमेरिका जैसी एजेंसी, सीक्रेट सर्विसेज, FBI, CIA, उनकी अपनी सीक्रेट सर्विस, गार्ड्स, उनको डॉज करके एक बंदा जो है वो वहां तक पहुंच गया है और होटल में बुकिंग भी करा ली है। आप उनसे ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा समझदार हैं। आप होटल बना रहे हैं, होटल होगा कहाँ पे होगा जरा सुनते हैं जनाब, के पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वहां पे। उसके आगे आए जरा जनाब तो फिर आपको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आगे आए तो वजीर आजम हाउस है, आगे आए तो पार्लियामेंट है, आगे आए तो हमारे सदर है, आगे आए तो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट है, उससे आगे जाए तो आपका फिर आपका पूरा सेक्रेटेरिएट है, आगे थोड़ा सा जाए तो वजीर आजम ऑफिस है, उसके ऊपर 30-40 मंजिला जनाब होटल बन रहा है और अपार्टमेंट बन रहे हैं। दाद नहीं देंगे CDA को, जो उन जहीन लोगों को, 3-4 लोगों को। ऐसे प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है पहले। ये किसने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी? एजेंसीज देती है। एजेंसीज ने कैसे दे दी? इन द गिवन सिचुएशन वार एंड टेरर चल रही है, ट्विन टावर का सबको पता है। इट मींस कि समथिंग बिग वाज बिहाइंड इट। इसके बाद चेयरमैन उस वक्त जो मुझे बताया गया कामरान लशारी साहब थे, अगर चाहे तो वो अपना वर्जन देना चाहे, हम हाजिर हैं। कामरान लशारी साहब से पूछना चाहिए, माशाल्लाह आप इतने समझदार बंदे, ब्यूरोक्रेट हैं, आपने सारी चीजें मतलब हमारे जैसे एक कॉमन आदमी के जहन में आ रही है, आपने अप्रूवल दे दी। अब इसको शार्ट करता हूं मैं, जिन लोगों ने, अच्छा ये बनती रही है, गैर कानूनी भी है, बन भी रही है, गैर कानूनी है, खरीदो फरोख्त भी हो रही है, सालों चलती है। ये बड़ा मजे का काम है। 20 सालों से दिलचस्प काम देखें। ऐड जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, ऐड जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। आप वो पता है हुकूमत क्या कह रही है जी? उनको अथॉरिटीज को खुद देखना चाहिए था, देखना चाहिए। हमारा काम नहीं है। तो आप किस चीज की तनख्वाह, सीडी किस चीज की तनख्वाह? यू आर द रेगुलेटर। सीडी ने अगर वो गलत बिल्डिंग थी तो आपने यूनिट कैसे रखने दी? सही, आपने कैसे उनको अलाउ किया? अच्छा जब ये बिक रहे थे, ये फ्लैट बिक रहे थे, 2 करोड़ के बिके या 10 करोड़ के बिके, इसके साथ एक टैक्स होता है। जब आप वो कोई चीज आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। आपने उन खरीदारों से टैक्स भी ले लिया है, लेकिन ये गैर कानूनी है। आप टैक्स भी ले रहे हैं, बिल वहां पे बिजली भी लग रही है, गैस भी लग रही है, वहां पे पूरा सिस्टम भी चल रहा है। उनसे कुछ पैसे भी ले लिए उन्होंने, 500 या मिलियन तो भी पैसे देने थे, उन्होंने दे दिए, गैर कानूनी भी है। और अथॉरिटीज को खुद ख्याल आपको करना चाहिए था। आपका क्या काम है फिर आप टैक्स ना लेते? ये तो गैर कानूनी बिल्डिंग है। अगली बात, आपको जब पता है कि पाकिस्तान में जितने भी आते हैं इन्वेस्टर आते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, सब नहीं हो की बात कर रहा, मोस्ट ऑफ पीपल अपनी शराइत पूरी नहीं करते, किस्तें करवा लेते हैं और फिर सब आपको पैसे देने से इनकारी हो जाते हैं। और उस नुकसान क्या होता है? आपके हमारे जैसे लोगों को ये चीज खरीद रहे होते हैं। आपने फौरी तौर पर आपको पहले ये लॉ बनाया जाए कि कोई बिल्डिंग प्लाट ना फरोख्त किया जाए अगर वो पूरी पेमेंट नहीं करता। 3 महीने बात करें, 6 महीने बात करें, प्लाट आपको मिल गया, देंगे तो आप इस पे काम शुरू कर देते हैं। आपने उनसे काम भी शुरू करवा दिए, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, लीज भी कैंसिल हो गई, फिर लीज रेस्टोर कर दिया। अब अंदाजा करें कि एक हाई कोर्ट ने इस लीज को कैंसिल किया, अतर मिल्ला साहब ने 2019 में, उनको साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस, उन्होंने बहाल कर दिया कि 17 अरब दे, उन्होंने नहीं दिया, एक और हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया लीज कर। अब ये दोबारा जाएंगे फिर बहाल हो जाएगी। ओ यार आपने इस मुल्क को क्या बना दिया यार? ये ब्यूरोक्रेट जो है, जरा ब्यूरोक्रेट से पूछें ये कैसे आपने, और कसूर किसका है? जिसने दुबई में प्रॉपर्टीज लेने की बजाय 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने दुबई में प्रॉपर्टीज क्यों ली है? इसलिए लिए है कि आपकी हरकतों की वजह से लिए। जिन लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिए हैं, मतलब हमारे किसी का उसमें फ्लैट नहीं, जस्ट मैं ट्राइंग टू बी अ बिट कि पैसा इन्वेस्टमेंट किया ना आपके मुल्क में। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्ट किया। उनको ये सजा दी जा रही है और बकायदा हुकूमत कह रही है हमारा आपको देखना, ये मैंने वजीरों को सुना है, आपको देखना चाहिए था, आपका कसूर है। तो आप किस चीज का बैठे? तो रियासत, हुकूमत, सीडीए, रेगुलेटर कौन होता है? उसी आपने ईटी क्यों रखने दी? आपने बनने कैसे दिए ये होटल है सारे के सारे? आप कहते हैं उनका कसूर है यार। इससे कोई बड़ा क्लासिक केस हो सकता है। और हमने रेज उठाया, पॉइंट उठाया, मुझे और आमिर मतीन को उसने साकिब निसार साहब ने तौहीन अदालत में और हमें धमकियां, थ्रेट, जेल भेज देंगे, ये कहा जी मैं सारा कसूर हमारा, ना सीडीए का ना किसी और पार्टी का, हमारा कसूर है कि हमने पॉइंट क्यों उठाया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है वो उनको कॉम्पनसेट करने का कहा जा रहा है एट द ओरिजिनल प्राइस। तो प्राइस जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, डॉलर कितना था? हाँ, जब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो जाहिर है ये देख के इन्वेस्ट करते हैं कि इस प्राइस में इंक्रीज आएगा और आज उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे निकलेंगे स्कैंडल के, इस इमारत के पीछे रात को 12 बजे जो मतलब वो चढ़ाइयां की गई है, कुछ ना कुछ इसके पीछे है ना, कि यहाँ से खाली करा के फिर किसको देनी है, क्या करने हैं, कौन पार्टी आएंगी, फिर किसको नीलामियां करेंगे, वो लंबिया कहानी बाद में जाएंगे। मेरा मकसद सिंपल सा ये है कि 24 साल बाद यार इसको, या 20 साल बाद अभी भी वो बिल्डिंग का काम चल रहा है। अभी
रियल स्टेट पे नए इंसेंटिव दिए गए ओवरसीज को अट्रैक्ट करने के लिए अभी बिल्कुल हाँ कि आप आए और यहाँ खरीदें, भाई फिर तो लोग या हुंडी करेंगे, फिर तो वो दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, दुनिया के किसी हिस्से में खरीदेंगे। ये आपने उनके साथ, मैं कहता हूँ गलत क्या, मतलब वो अनाटीज कैसे गलत हो सकते हैं भाई? बिल्कुल आप कह रहे हैं उनका कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टर्स को डिस्करेज जो है वो कर सकता है, जो मुल्क में आके अपना पैसा जो है वो लगाना चाहते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे वेरी शॉर्टली अबाउट 28वीं तरमीम, उस पर क्या इख्तलाफ चल रहा है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन पहले 26वीं तरमीम आई और फिर जो है वो तमाम लोगों का अंदाज़ा था कि अब 27वीं तरमीम जो है वो भी ज़रूर आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे शायद मकासद रह गए थे जो कि और पूरे करने थे। अब जो है वो कहा जा रहा है कि एक बड़ी अहम चीज़ जो रह गई है वो है NFC के हवाले से, और उसमें कुछ चेंजेस के हवाले से जो है वो अब 28वीं तरमीम भी ज़रूर आएगी। 28वीं तरमीम में लेकिन कुछ ज़्यादा ही इख्तलाफ नज़र आ रहा है और पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है शायद ऑन बोर्ड ना हो, या उनको मनाना जो है वो शायद इतना आसान ना हो। क्लासा साहब से ही डिटेल जानते हैं। क्लासा साहब क्या लग रहा है 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से? बड़ी दिलचस्प बात है कि जो चीज़ हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो से मांग रही है वो देने को तैयार नहीं है, और जो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से वो भी देने को तैयार नहीं। अब हालत ये हो चुकी है। अच्छा, मतलब दोनों के लिए ये मतलब नॉन निगोशिएबल कहते हैं ना कि इस पे तो हम बात नहीं करेंगे, कोई और बात करें। अब दोनों साइड्स के पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है। ये एस्टेब्लिशमेंट कह रही है इनको कि जनाब कि आप जो है 28वीं तरमीम पे सपोर्ट करें। वो बड़ी 2-3 चीजें हैं। वो क्या क्या हैं उसमें? वो कहते हैं NFC को कम करें, सूबों का हिस्सा कम करें, फेडरेशन लोन लेती है, कर्जे लेती है, तनख्वाहें लेती है, फौज का बजट देती है, फौज की पेंशन देती है, लाखों मुलाजमीन है उनके देती है, डेवलपमेंट का बजट है वो देती है, सारे काम तो हम करते हैं। आप लोग क्या करते हैं इस मामले में? कर्जे तो हमने देते हैं 3300 अरब का इस साल सूद देना है, बाकी तो छोड़ दें, लिहाजा हमें पैसे दें, हमारे पास तो पैसे नहीं है जो 18वीं तरमीम में उनके पास है। नंबर 1। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो आप तलीम और हेल्थ के जो ये महकमे हैं ये वापस करें सेंटर को। ये एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। वो समझते हैं कि आपसे वो हैंडल नहीं हुआ इतने सालों में, कोई फर्क हमें खास महसूस नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल डोनर्स के भी मसले हैं। ठीक, वो ये कहते हैं हम ये नहीं मानते, ये आप सुबह खुद मुख्तारी में इन चीजों में आप वो कर रहे हैं, इंटरफेयर कर, हम नहीं होने देंगे। ये क्या मांग रहे हैं? हाँ, ये इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब आपको पूछना चाहिए था क्या ये क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं ठीक है जी हम ये करने को हम बिटर मतलब वो क्या कहते कड़वी गोली खा लेंगे, हमें क्या मिलेगा? वो तो वही वाली है ना कि मीर तक मीर साहब का मेरा कल शेर है शायद कि इस हाथ ले उस हाथ दे, क्या खूब सौदा नकद वाले साहब है, या तो कोई किसी का सगा नहीं है। वो कहते ठीक है फिर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए, फिर हम देखते हैं, फिर उसके बाद अगर हमने इतनी बड़ी कुर्बानी देनी है तो हमें कुछ दें। अब इस पे वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नहीं मान, शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी क्यों खाली कर दें? एस्टेब्लिशमेंट का अच्छा काम चल रहा है। तो ये डेडलॉक है। अब हो क्या रहा है? अब क्या करेंगे फिर? ये इन्होंने इजलास की समरी भेजी हुई है, जो मेरी इतलात है किसी बड़े मेरी कंफर्म सोर्स से बात हुई है। सदर जरदारी साहब अभी इजलास बुलाने में जरा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, उसके वजह एक ये भी, अगरचे मैंने पूछा किसी से मैं कि कितने दिन वो रोक सकते हैं, कहते हैं मैक्सिमम वो 14 दिन जो है रोक सकते हैं या फिर दोबारा आपको बताना पड़ता है। खैर उन्होंने कहा जी लॉ के तहत और भी कोई उनके पास अवेलेबल है फोरम है कि आप इजलास बुलाया जा सकता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट भी तो उन्हीं के है ना, चेयरमैन सेनेट साहब हैं, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, वो पीपल्स पार्टी के हैं। अच्छा, वो कब तक नहीं बुला सकते? बुलाना तो पड़ेगा इजलास। जरदारी साहब की ये कोशिश है कि मई में ना बुलाया जाए इजलास। अच्छा, इस काम के लिए मतलब ना बुलाया जाए मई में, ये भी मुमकिन है। वो कह रहे हैं कि मंडे तक शायद बुला लिया जाए इजलास, लेकिन एक तरामीम के लिए इजलास ना हो मई में। वो इसलिए कह रहे हैं जब जून शुरू होगा, जून में आप कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं कर सकते, फिर कोई तरमीमें नहीं ला सकते। जून में सिर्फ बजट ही डिस्कस होते हैं, बजट में बात है। वो फिर कहते हैं जून में होगा, जुलाई अगस्त तक जाए, ताकि इनको थोड़ा सा बार्गेनिंग का टाइम मिल जाए सदर जरदारी साहब को और बिलावल को कि भाई साहब इसको थोड़ा सा डिले करें, ड्रैग करें, ताकि हमारी जो शराइत हैं उनको हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं। सो एक अंडर करंट कहें, एक कोल्ड वार जो है, जो इस वक्त क्योंकि वार चल रही है दुनिया भर में, वो दबी हुई है खबरें यहाँ पे, एक सर्द जंग इस वक्त चल रही है। पिछले दिनों मुलाकातें आप नहीं देख रहे थे, इन बिलावल साहब की हो रही हैं, जरदारी साहब की हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर की हो रही हैं। सो लोग हैरान होते थे मुलाकातें क्यों हो रही हैं। इन मुलाकातों के पीछे ये एक पॉलिटिकल कोल्ड वार चल रही है। अब इसको कैसे दोनों साइड हल करेंगे? इत्तेहाद छोड़ भी नहीं सकते, इत्तेहाद छोड़ें या तो अच्छा, इसलिए उनके पास सीटें भी मतलब है, मेजॉरिटी का उनको मसला हो जाएगा, 2/3 चाहिए। सो फंस गए हैं, जरदारी साहब भी फंसे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत फंसी हुई है। अब इस मसले को कैसे हल करेंगे? बिलावल को वजीर आजम भी नहीं बनाया जा सकता, तो वो कहते हैं फिर NFC भी नहीं दिया जा सकता।
सो इट्स कैच 22 सिचुएशन बन चुकी है। वो कहते हैं यू आर इन द बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी वाला हिसाब हुआ है। आगे खाई पीछे समंदर, करें तो करें क्या, दोनों साइड फंस गए और उससे कम में बात जो है वो नहीं होगी। मेरा ख्याल है फिलहाल तो नहीं हो रही। जरदारी साहब की कोशिश है कि ड्रैग ड्रू करके ना इसको अगस्त तक ले जाए, जुलाई अगस्त तक ले जाए, लेकिन इस पे बड़ी सीरियस किस्म की एफर्ट्स हैं, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि एनएफसी को लेकर जो है वो पीपल्स पार्टी के जो भी जो है रिजर्वेशंस हैं वो जरूर बहुत सीरियसली और स्ट्रांगली जो है वो सामने आएंगी 28वीं तरमीम में। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।